ठीक है, बाकी लोग को भी तो ऐसे डाउट नहीं है ना कि ये 2-3 अल्फा पार्टिकल कैसे निकल गए, क्योंकि भाई कभी भी डीके होता है तो एक न्यूक्लियाई का नहीं होता है। उस जगह पे ना बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एक्स रहते हैं, समझ रहे हो? बिलियंस ऑफ एक्स हैं, उनसे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं हर एक न्यूक्लियस से। तो एक समय में एक बार में एक ही होगा, प्रोड्यूस करता ही बहुत सारे हैं बट। ठीक है, तो देखो क्या चीज़ है ये निमोनिक को फिर से देखो, ट्राई करो एक ही बार में याद कर लो। देखो पीएनपी जंक्शन एनपीएन जंक्शन पहले हुआ करता था, अभी तुम्हारे इस साल के लिए नहीं है, तो उसी से मैंने निमोनिक बनाया एक तुम्हारे लिए कि एन से अगर पी में कन्वर्ट हो रहा हो तो उसको हम लोग एनपीएन नेगेटिव बीटा डीके बोलेंगे, नेगेटिव बीटा डीके। ठीक है, अगर वो पी से एन में कन्वर्ट हो रहा है तो पीएनपी पॉजिटिव बीटा डीके बोलेंगे। ठीक है, करना तो वैसे तुम्हें याद ही है, मैं बस एक तरीका बता रहा हूँ जिससे मुझे याद था। अब ये एन से पी में कन्वर्ट होना मतलब क्या है, एक न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में खुद से बदल जाना। ठीक है, एक न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में खुद से बदल जाना। और पी से एन का मतलब प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में खुद से बदल जाना। सर ऐसा होगा क्या कि कोई एटम पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई एटम पड़ा हुआ है खुद से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तुम बताओ खुद, ऐसा होगा कभी? एक न्यूट्रॉन पड़ा हुआ है चुपचाप प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, हो सकता है क्या ऐसा? आवाज आ रही है एनीवन? यस सर। ठीक है, तो हमें हो ही सकता है, तभी तो पढ़ रहे हैं भाई, स्पॉन्टेनियस है ना, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो अभी क्योंकि हम लोग नेगेटिव बीटा डीके पढ़ रहे हैं यहाँ पे, नेगेटिव बीटा डीके, तो मैं क्या बोलूंगा, किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में हो सकता है, बोले देवेंद्र, हाँ देवेंद्र हो सकता है, किसी भी सर्कमस्टेंस में हो सकता है, अगर वो अनस्टेबल है और उसको लगता है इस तरीके से मेरे को स्टेबिलिटी आएगी, तो हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दे आर क्वाइट नेचुरल एंड क्वाइट ऑफन। ठीक है, तो अभी एन से मैं पी में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे Z+1 लिखूं कि Z-1 लिखूं? एक मेरे पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ गया है, पहचान मेरी एक एक्स्ट्रा बढ़ गई है, तो Z+1 लिखूंगा ना। ए की वैल्यू में मैं चेंज करूं क्या? नो सर। नहीं ना, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ही बदला है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन याद रखना ये पक्का दूसरा न्यूक्लियाई बन चुका है अब, क्योंकि जेड वैल्यू बदल चुकी है। ठीक है, दूसरा ही न्यूक्लियाई है, ऐसा नहीं सामने से देखने से नहीं पता चल जाएगा कि अरे पहले हरे रंग का था अब काले रंग का हो गया, ऐसा नहीं होगा, दिखेगा तो तुम्हें मोर और लेस वैसा ही। ठीक है, क्योंकि समझ रहे हो यार, वैसे ही दिखेगा ना, बट उनकी पहचान ही उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, इसलिए वाई न्यूक्लियस रखना जरूरी है, एक्स नहीं लिख सकते अब इनको। ठीक है, और ऑफकोर्स अगर ये चीजें हो रही है तो क्या रिलीज हो रहा होगा, हीट। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन साइंटिस्ट लोग सोचते थे काफी समय तक कि ये इक्वेशन होता है बीटा माइनस डीके का, है ना। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये इलेक्ट्रॉन को मैं और क्या लिख सकता था, इलेक्ट्रॉन तो मैं, तुम्हें बच्चे हो तुम लोग इसलिए ऐसे लिख दिया, बट यहाँ पे तुम लिख सकते हो बीटा, बीटा ही इलेक्ट्रॉन और कुछ नहीं, बीटा। इसको रिप्रेजेंट करने का ना सिंबल ये होता है कि इसको z इसका -1 है बोल देते हैं कहने के लिए, मास नंबर इसका 0 बोल देते हैं, क्योंकि मास इसका इनके कंपैरिजन में 0 मास है। ठीक है, और z इसका +1 तो बोलोगे नहीं, क्योंकि प्रोटॉन का z+1 होता है, तो इलेक्ट्रॉन का z-1 होना चाहिए, ऐसा सोच लो। ठीक है, नोटेशन है, बस रिप्रेजेंटेशन है, यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, तुम समझ रहे हो, जब मैं बीटा प्लस पढ़ाऊंगा तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, +1 लिख दूंगा। ठीक है, ओके, नाउ ऐसा सोचते थे कि यही इक्वेशन है हमारे बीटा माइनस डीके का, तो फिर से वही किए, जो बीटा माइनस प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, उसको लेकर के एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में डाले, तो ये तो और कंटिन्यूस वेरिएशन दिखाने लगा, कुछ ज्यादा कंटिन्यूस। वो तो पहले वाला तो फिर भी डिस्क्रीट था, ये परफेक्टली कंटिन्यूस था, है ना। एवरी टाइप ऑफ रेडियाई वाज बीइंग ऑब्टेन्ड, है ना। तो इसका मतलब ये भी है, इसका मतलब भी ये है कि यहाँ पे भी भाई कुछ ऐसा सा है कि इस इन दोनों में बस एनर्जी नहीं बट रही है। ठीक है, तुम्हारे लेवल पे तो बस इतना ही समझना है, बट एक्चुअली में एक और
इसका फैक्ट पता किया गया था इस रिएक्शन का कि सोचो, अगर एक रिमेनिंग एट रेस्ट वाली चीज अगर ब्रेक होती दो में, तो उन दोनों का मोमेंटम ऐसे रहेगा एग्जैक्टली बट यहाँ पे ना दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में परफेक्टली ना जाकर के किसी अलग डायरेक्शन में जाने लगे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या दो लोगों के बीच में? सिर्फ अगर दो लोग प्रोड्यूस हुए होते तो पक्का उन्हें 180 डिग्री ऑपोजिट जाना चाहिए था, समझ रहे हो? बट वो दोनों 180 डिग्री ऑपोजिट नहीं गए, पक्का कोई तीसरा होगा प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है? वो तीसरे को डिटेक्ट कर ही नहीं पा रहे थे लोग, डिटेक्ट ही नहीं होता था वो, ठीक है? वो इसलिए घोस्ट पार्टिकल कहलाता है वो फिजिक्स की दुनिया में, जिसको आज से हम लोग न्यूट्रिनो के नाम से जानेंगे, ठीक है? फिलहाल इस रिएक्शन में एंटी न्यूट्रिनो रहेगा वो, ठीक है? तो आफ्टर दिस हैपेंड दे कंक्लूडेड दैट द एनर्जी इज नॉट ओनली बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दिस एंड दिस। अब सोचो ना, तुम खुद सोचो, अगर एक्साइटेड स्टेट वाले तरीके से इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये ऐसा वेरिएशन हो रहा है, और कोई बंदा बोलता सर एक्साइटेड स्टेट, तो एकदम कंटिन्यूस वेरिएशन थोड़ी आता है ना, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट के तो एनर्जी लेवल डिस्क्रीट ही होते हैं पक्का। इट इज अ क्वांटम सिस्टम वी आर स्टडिंग, है ना? तो इसलिए फिर बाद में पता चला कि ये 180 डिग्री भी नहीं है, ऐसा भी हो रहा है और ऐसा भी हो रहा है, तो पक्का कोई तीसरा पार्टिकल भी होना चाहिए, एंड दैट पार्टिकल वाज लेटर ऑन फाउंड आउट टू बी एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है? तो ऐसा मैं सोचता था इसको याद करने के लिए कि जब ई माइनस प्रोड्यूस होता है तो वी माइनस भी प्रोड्यूस हो जाता है, सोचने के लिए, है ना? वी माइनस नहीं, वो वी बार है, म्यू बार है, ठीक है? तो मैं ऐसे करके याद रखता था। ठीक है, तो ई माइनस तो वी माइनस भी होता था। तो बहुत सालों तक तो इक्वेशन यही रही थी, तो ये याद रखना है क्या कि ये याद रखना है? तुम बताओ मेरे को। अब जब पता है तो नया वाला ही याद रखेंगे ना, अब तो पता चल गया है, ठीक है? न्यू वन वी हैव टू मग। कम ऑन यार, बहुत इरिटेटिंग, ठीक है? ठीक है, तो एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो की कुछ प्रॉपर्टी बताई गई है। ये लोग ट्रूली पार्टिकल हैं, ये एनर्जी नहीं है, दे पार्टिकल हैं, और इनका रेस्ट मास ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल टू, समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो तो प्रोटॉन से 1837 टाइम्स, है ना? ऐसा याद रखा करो, 18 का टेबल पढ़ो, 18 वन 18, 18 टू 36, ठीक है? इतना गुना छोटा रहता है। लेकिन जो मास ऑफ न्यूट्रिनो है ना भाई, ये तो इलेक्ट्रॉन से भी रफली 5000 गुना छोटा रहता है, ठीक है? इसीलिए डिटेक्ट ही नहीं होता था, ये किसी से इंटरेक्ट करता ही नहीं है, समझ रहे हो? जो किसी से इंटरेक्ट नहीं करते ना, उनको लेबोरेटरी में डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है। अरे भाई, कोई देख लेता है क्या इनको चलते फिरते? देखता तो नहीं है कोई चलते फिरते इनको, है ना? तो किसी के साथ कुछ इंटरेक्ट करे, कुछ बिहेवियर शो करे, कुछ रिएक्शन शो करे, तभी ना पहचान पाओगे, ठीक है? तुम्हारे स्कूल में एक ऐसा बंदा है जिसके साथ कोई दोस्त नहीं है, किसी के साथ कोई उठना बैठना नहीं है, तो वो अनडिटेक्टेड ही रह जाएगा तुम्हारी जिंदगी भर, ठीक है? खैर, अब ये है, ठीक है? ये सब पढ़ना। इट हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर एंड इट कैन पास अनइम्पेडेड थ्रू वास्ट नंबर ऑफ मैटर। तुम्हारे शरीर के थ्रू, तुम्हें मालूम है अभी कितने ना कितने बिलियन न्यूट्रिनोस पार हो रहे हैं तुम्हारे शरीर के थ्रू, ठीक है? तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है, अभी भी हो रहे हैं, नहीं पता चलता है। लेकिन अगर इतने गामा रे पार हो जाएं तो क्या होगा, कोई बता सकता है क्या? कैंसर हो जाएगा भाई, ठीक है? वो इंटरेक्टिंग है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वो तुम्हारे सेल्स के जो डाइपोल्स हैं उनको ऑसिलेट करा रहे हैं वो, ठीक है ना? वो इंटरेक्टिंग है तुम्हारे सेल के अंदर लिक्विड। अब बहुत हो गया। अब इनका अगर हमें इस रिएक्शन का
ये देखो जो वो मैंने लिखा था ना, उसको लिखने का ये भी तरीका होता है। दिस इज ऑल्सो अ वे टू राइट दैट इट इज अ बीटा माइनस डीके, ऑफ कोर्स, क्योंकि एन पी में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे कन्वर्ट हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके, ठीक है, और उसके साथ और क्या निकला है? एंटी न्यूट्रिनो। समझ रहे हो? पूरी क्वेश्चन को वैसे तुम एग्जाम में लिखोगे, बट जस्ट इन केस ऐसे लिखने का मन किया तो ये भी लिखोगे, ठीक है, इधर दैट और दिस। ठीक है, अब इनका डेल्टा एम, इनका क्यू वैल्यू कैसे निकालेगा बताओ? ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं मैं रिएक्शन, जल्दी देखना। हाँ देवेंद्र, है ना, सेल स्टैटर्ड और डैमेज वैमेज हो जाएंगे वाकई में। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, जल्दी से देखो। इलेक्ट्रॉन प्लस, हाँ म्यूटेशन हो जाएगा, बायोलॉजी मत घुसेड़ दो यार प्लीज। ठीक है, ये लो म्यू, ये लो ये, जब ई माइनस है तो म्यू बार है। ठीक है, अब इनका मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं न्यूक्लियस के टर्म्स में बोलूं, न्यूक्लियस के टर्म्स में, तो मैं बोलूंगा कि भाई तुम एक्स का न्यूक्लियस ले आओ, उसमें से वाई का न्यूक्लियस माइनस करो, उसमें से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हटाओ, ठीक है, और मास ऑफ न्यूट्रिनो हटाओ। भाई मैं तो इसको इग्नोर करने के लिए बोलता था पहले, याद है क्या? इसके कंपैरिजन में कुछ नहीं होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। तो अभी तो न्यूट्रिनो आ गया, तो उसको तो कंसिडर ही नहीं करोगे। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट्स देयर, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग कैलकुलेशंस में कोई फर्क नहीं डालेगा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अगर एटम को कंसिडर करो तो, है ना, सभी प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, ऑल आर प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, प्रैक्टिकल मासेस, प्रैक्टिकली वे किया गया मास। तो इसका एटम ले आओ, उसमें से जेड बार इलेक्ट्रॉन हटा दो, माइनस इसका एटम ले आओ, उसमें से जेड प्लस वन बार इलेक्ट्रॉन हटा दो। ठीक है, प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रिनो। आई थिंक समझ रहे हो? तो यहां पे देखो, ये हट जाएगा, माइनस जेड एम, माइनस जेड, ये प्लस जेड एम हट जाएगा, तो मैं यहाँ पे एम एक्स डैश माइनस एम वाई डैश माइनस, यहाँ पे एक बार माइनस एम ई दिख रहा है, ठीक है, एक बार प्लस एम ई दिख रहा है यहीं पे, तो मर गए आपस में। ठीक है, प्लस एम म्यू सी स्क्वायर, जिसमें इसको रफली जीरो ले लो, एम एक्स डैश माइनस एम वाई डैश सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास में। यहाँ पे भी अगर तुम इसको और इसको हटाना चाहो तो क्या बन जाएगा? यही चीज बन जाएगा, मतलब ऐसा लुकिंग बन जाएगा, एग्जैक्टली यही नहीं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है करेक्ट है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे मेरे को ये तो सही है, ये तो करेक्ट निकाला है इन्होंने। ठीक है, जो मैंने लिखा है यहाँ पे वो करेक्ट है, कैलकुलेशन करोगे तो खुद समझ जाओगे। हाँ, ये जो मैंने यहाँ पे निकाला है ना, ये तुम्हारे सीबीएसई में नहीं है। सीबीएसई में सिर्फ और सिर्फ ये जो क्यू कैलकुलेशन है ना, वो सीबीएसई में अल्फा पार्टिकल का बस है, क्यू कैलकुलेशन। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू वरी, जो मैंने लिखा है यहाँ पे वो करेक्ट है, लॉजिकली भी करेक्ट साउंड कर रहा है, नो इश्यूज। देख लेना यार, एक ही बात है वो जो हमने वहां पे पढ़ रखा है। ठीक है, क्वेश्चन कैलकुलेशन घर में करना, पढ़ना एक बार,
क्या वर्ड है, क्या मीन करे, तुम चाहो तो मैं करा सकता हूँ, बट मुझे नहीं लग रहा है इसकी जरूरत है अभी। है ना, अब तुम समझ रहे हो पिछले वाले केस में क्या हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर में से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर आ गया है। ठीक है, सेल से नहीं, न्यूक्लियस के अंदर से। तो न्यूक्लियस के अंदर में अगर कोई तुम्हें पूछे कि इलेक्ट्रॉन रहता है क्या, तो बोलेंगे कि एमिशन के समय वहां से निकलता है, बट परमानेंटली रह तो नहीं सकते वो लोग वहां पे। ठीक है, हम पढ़ते हैं फ्यूचर क्लासेस में कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड इनसाइड अ न्यूक्लियस, जब भी सेम ऐसे कुछ करोगे। ठीक है, चलो बीटा प्लस डी के देखते हैं अभी। बीटा प्लस क्या है, अभी मैंने बताया पी एन पी, पी से एन में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, वेरी सिंपल, इसको पॉजिटिव बीटा डीके बोलेंगे। कैसा होगा, एक्स ले लो, वाई ले लो, एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में जा रहे हैं। तो मैं अगर इसको जेड ए लिखूं, तो एक हमारा प्रोटॉन अब नहीं रहा हमारे बीच, वो न्यूट्रॉन बन गया उसी न्यूक्लियस के अंदर में, तो मैं जेड माइनस वन लिखूंगा। ठीक है, अब यहां पे ए में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट याद रखो, वेन एवर प्रोटॉन इज, सॉरी, वेन एवर न्यूट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड, न्यूट्रिनो इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। खुद बोलो वहीं पे, वेन एवर न्यूट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड, न्यूट्रिनो इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इस बीटा डीके का नाम क्या है, बीटा प्लस डीके, तो बीटा प्लस तो प्रोड्यूस होगा ही भाई। और जब जब न्यूट्रॉन बनता है, तब तब न्यूट्रिनो बनता है। तो जब जब बी प्लस आता है, या फिर ई प्लस बोल लो, तब तक यहाँ पे ई वी प्लस आता है। अब वी प्लस नहीं है, ये वी बस लिखते हैं उसको, है ना, रटने के लिए है बस ये कि ई माइनस था तो वी बार म्यू बार आया था करके। ठीक है, तो बस इतना लिखेंगे, और क्यू तो निकलेगा ही, इसी चीज के लिए तो हो रहा है ये सब खेल। ठीक है, इसका तुम चाहो तो 10 नाम लिख सकते हो। ये रिएक्शन हमारे लिए, इस टर्म्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक प्रोटॉन था अंदर में, वो न्यूट्रॉन बन गया, जैसे न्यूट्रॉन बना तो पक्का उसमें से न्यूट्रिनो भी निकला होगा। और क्योंकि न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन साथ में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, प्लस एक ई प्लस बना होगा। ठीक है, पॉजिट्रॉन, तो ये रिएक्शन ऊपर वाला रिएक्शन एक ही बात है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, देखना मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूं। ये कैसे लिखोगे एटम्स के टर्म में, जब मैं इसको एक्स डैश लिखा करता था, देखना, एम एक्स डैश में से क्या हटाओगे, जेड बार एम ई, फिर एम वाई डैश में से क्या हटाओगे, जेड माइनस वन बार एम ई। ठीक है, फिर एक बार मास तो इलेक्ट्रॉन जितना ही है ना उसका, ठीक है, वो हटाओगे। ठीक है, तो ये आंसर आएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, ये जो दे रखा है इसको हटाओ यार, कुछ नहीं है, आंसर तो सेम बता रहा है ना। ठीक है, ये आंसर है। और न्यूक्लियर के टर्म में लिखे होते तो कैसे लिखे होते, न्यूक्लियर के टर्म में बोले होते कि इसका न्यूक्लियर ले आओ, इसका न्यूक्लियर ले आओ, इसको जोड़ दो, चाहो तो इसको जोड़ लो। ठीक है, इसको भी यहाँ पे इग्नोर किया गया है, ये बात याद रखना। ठीक है, ये है यहाँ पे बट इग्नोर किया गया है उसको। ये लो, ये हो गया क्यू वैल्यू, देख रहे हो ना, यहाँ पे 2m दिख रहा है, यहाँ पे 2m नहीं दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, तो मैं बोला था कि अलग अलग एक्सप्रेशन दिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन तुम एटम के लिए लिख रहे हो कि न्यूक्लियाई के टर्म्स में लिख रहे हो। ठीक है, ऐसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं बच्चों वाले, ये करना, क्यू वैल्यू निकालो, इसका बोलते थे सारा डिटेल दे दिया होता है। ठीक है, बहुत आराम से कर सकते हो, करना घर पे ट्राई करना, खुद से लिखना कैलकुलेशन पूरा हाथ से। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो इस पर्टिकुलर चैप्टर में, मैं तुम्हें बोल देता हूँ। ठीक है, यू कैन यूज कैलकुलेटर बिकॉज मर जाएंगे वरना। कराऊं क्या क्वेश्चन, अगर किसी को करवाना है तो पूछो। चलो एक कर लेते हैं, तुम लोग थोड़े से रेस्टलेस हो रहे होगे वरना। देखो क्या लिख रखा है, ये कौन सा डीके है बताओ तुम लोग मेरे को, बीटा प्लस है कि बीटा माइनस है, ऑफ कोर्स बीटा प्लस है। ठीक है, तो बीटा प्लस में क्या था, एम एक्स माइनस एम वाई माइनस टू एम ही था, अगर
एटम्स रहते तो, समझ रहे हो ना, अगर एटम्स रहते तो ये था एक्सप्रेशन, क्योंकि उस वाले में मैंने बोला था कटा नहीं था, याद करो, ठीक है, खैर जो भी है। अब इन्होंने क्या एटम दे रखा है, तो हाँ एटम ही दे रखा है इन्होंने, तो मेरे को तो यही लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, एल्यूमिनियम का ये लिखूंगा मैं एक बार, ये लिखा हुआ है मेरे लिए, ठीक है। फिर एम वाई डैश लिखूंगा, जो ये है इसको लिखूंगा, ये पुट कर दिया मैंने, ठीक है। फिर दो बार क्या हटाऊंगा, इलेक्ट्रॉन को हटाऊंगा, यहां से दो नहीं आ रहा है ना, ये एटम का लिखते हैं, इसके चलते दो आ रहा है, समझ रहे हो। अगर न्यूक्लियाई का लिखते तब तो एक ही आता, लेकिन ये न्यूक्लियाई का मासेस है नहीं ना, इसलिए उसके थ्रू नहीं जा रहे, तो दो लिखा मैंने, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे इन्होंने देखो क्या लिख रखा है, ये चीज कुछ नहीं है, ये वही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हटा दो, इसको कट कर दो, यहाँ पे पूरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना, ठीक है। फिर उसको सी स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ये जो क्वांटिटी आती है, यही 0.511 आती है। यहाँ तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना, इसके लिए, इसके चलते, जो डाउट है पूछो यार यहाँ पे, कुछ नहीं है, इसको पूरा हटाओ, मैं बोल रहा हूँ ना, वही आंसर आएगा तुम्हारा। तो तुम यहाँ पे लिखोगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है। अब ये सी स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई होगा ही, सर तो केजी से फिर यूनिफाइड मास में करने के लिए फिर दिक्कत होगी। क्यों होगा, तुम्हें यहाँ पे यूसी स्क्वायर का वैल्यू लिखना है, मुझे यहाँ पे के जी इंटू सी स्क्वायर का वैल्यू लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रॉन का भाई तुम यू में मास जानते हो, बता देता हूं मैं, 0.00567 ऐसे कुछ होता है। 000549 मिला था सर। 0.005 है ना, ठीक है, ये तुम्हें याद भी रखना है, और ठीक है, तो इस चीज को याद रख लो और यहाँ पे पुट कर लेना। अब खुश, अब तो यूसी स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वही आता पहले भी, करके देखना, जैसे मैंने दोनों करने के लिए बोला ना, तुम दोनों करके देखना तो समझ जाओगे क्या हो रहा है करके। अब के कैप्चर पढ़ते हैं, के कैप्चर क्या है देखते हैं। के कैप्चर सिर्फ और सिर्फ हेवी न्यूक्लियस में होता है, 200 से ऊपर वालों में, ठीक है, सब में नहीं होता। क्या लिखा है, खुद से पढ़ो, रेयर, रेयर है, ओनली इन फ्यू न्यूक्लियाई होता है। इसमें क्या होता है, जो हेवी के न्यूक्लियाई है ना, वो इतना ज्यादा हेवी हो चुका है, 200 इसमें न्यूक्लियाई रहने के चलते, जो फर्स्ट में कोई इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है जो के शेल में, उसको ये खा जाता है, के वाले को कैप्चर कर लेता है। कौन खाता होगा तुम बताओ, प्रोटॉन खाता होगा कि न्यूट्रॉन खाता होगा। प्रोटॉन। ऑफ कोर्स प्रोटॉन खाता होगा, न्यूट्रॉन खा करके नेगेटिव वाला थोड़ी अंदर में कोई रहता है, ठीक है। तो प्रोटॉन ने वो खाया और न्यूट्रॉन बन गया। जब जब न्यूट्रॉन की उत्पत्ति होगी धरती में, तब तब न्यूट्रिनो भी आएगा, यदा यदा ही न्यूट्रॉनस्य तदा तदा, ठीक है, न्यूट्रिनोस्य, आई डोंट नो। तो ये पैदा हो जाता है, ये रटना है हमें, है ना, ये इसका लॉजिक नहीं है पता तुम्हें कि क्यों जब जब न्यूट्रॉन आता है तब तब न्यूट्रिनो आता है, इट इज एन ऑब्जर्व्ड फैक्ट, ठीक है। इसका कैसे लिखोगे, लिखने के लिए ये वाला, कि कोई जेड एक्स था, उसमें से एक प्रोटॉन चल बसा, एक प्रोटॉन चल बसा, ठीक है। अब ऐसा मत बोल देना यार कोई कि सर न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस है उसका क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वो न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस हुआ है वो तो यहाँ पे अंडरस्टूड है ना। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अगर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे निकलना होगा तो निकलेगा, समझ रहे हो, अगर निकलना होगा तो दिस यू डोंट हैव टू राइट, ऐसे तो हर जगह लिख सकते हैं,
ठीक है, तो इस रिएक्शन को ना यार ऐसा ना लिख करके ना, अगर तुम न्यूक्लियस के टर्म में लिख रहे हो, है ना, थोड़ा समझना है इस बात के डिफरेंस को, इंपॉर्टेंट नहीं है बट समझो इसको। अगर तुम न्यूक्लियस के टर्म में लिख रहे हो तो न्यूक्लियस के लिए तो वो इलेक्ट्रॉन एक आउटसाइडर था ना, न्यूक्लियस के लिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन आउटसाइडर था इसलिए ऐसा लिखे हैं प्लस इस साइड पे, लेकिन एटम के लिए तो आउटसाइडर नहीं था, तो एटम के टर्म्स में लिखते समय ऐसा लिखते हैं। न्यूक्लियस के टर्म्स में लिखते समय ऐसा लिखते हैं, नोटेशन है। हर्षिता और अरिंदम क्लियर है क्या? यस सर। अल्फा डीके, ये मत सोचना मुझे याद नहीं, मुझे सब याद है रट्टा रट्टा, ये तुम्हें भी याद करना होगा, ये कहने का मतलब है। गामा डीके क्या होता है? अब गामा डीके अभी तक हमने जितना भी देखा, एवरी ईच ऑफ देम कैन बी फॉलोड बाय अ गामा डीके। ठीक है, गामा डीके खुद से हो जाएगा क्या किसी स्टेबल न्यूक्लियस का? नहीं होगा। गामा डीके अलोन नेवर हैपेंस। ठीक है, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय समवन, किसी के होने के बाद ही होता है ये। ठीक है, कुछ नोट यहां पे लिखा है, वो नोट्स को तुम्हें पढ़ पढ़ के स्ट्रेट अवे रटना है। ठीक है, यहां पे जो लिखा हुआ है ना सब हमने पढ़ रखा है, ये रिएक्शंस तुम्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू मक देम अप। ठीक है, तुम्हें तो एग्जाम में यही दिखाना है कि ए से कोई बी स्टार बनता है। ठीक है, सॉरी, सिर्फ गामा दिखाना है, तो तुम बोलना कि कोई ए स्टार से ए में कन्वर्ट हो जाना गामा के रिलीज के साथ में। ठीक है, ये गामा डी के कहलाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट को देखो, ये सबसे तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। वेन एवर न्यूट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड, न्यूट्रिनो इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जैसे ये समझ गए वैसे ही वेन एवर एनी प्रोटॉन इज प्रोड्यूस्ड, है ना, वेन एवर नहीं मतलब वेन न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, तभी एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। तुम्हें भी इस सटल डिफरेंस को समझ नहीं पाओगे, तुम्हें तो ये स्टेटमेंट रटना है फिलहाल। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देख, जब जब न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है ना तब तब न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होता ही है, बट प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन से बनता है तभी एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। अगर प्रोटॉन किसी और तरीके से बना है तो एंटी न्यूट्रिनो नहीं भी निकल सकता है, बट दिस इज नॉट इन सिलेबस जो लिखा हुआ है। whenever neutron both हाँ हाँ, वेन एवर न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड, है ना, जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा तभी एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के प्रोडक्शन पे ही न्यूट्रॉन के प्रोडक्शन पे ही न्यूट्रिनो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, पढ़ लेना, वहां पे जो लिखा है ना उसको एज इट इज याद रख लेना, और डाउट हो तो पूछना, क्योंकि यहाँ से हर बार समझ नहीं आता, चेहरा नहीं दिखता ना तुम लोग का। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या होती है? ये एक अगेन एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है कंप्लीटली, इसमें तुम्हारा मेरा कोई हाथ नहीं है, अगेन कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे ये एक्सप्लेन हो। एक्सपेरिमेंटल है, जिसको एम्पेरिकल भी बोल सकते हैं। एम्पेरिकल मतलब विथ ऑब्जर्वेशंस। और ये ग्राफ क्या बोलता है? ये भी एक प्रकार के स्टेबिलिटी ग्राफ ही है। अब अगर हमें कोई बोल देता है स्टेबिलिटी ग्राफ लिखो करके, तो क्या बोलेंगे? कौन सा ग्राफ लिखेंगे? स्टेबिलिटी बस बोला हुआ है तो लिखेंगे तो ये वाला जो आया था। ठीक है, स्टेबिलिटी बेल्ट वाला ग्राफ बोलेगा अगर ना, पर्टिकुलरली नाम ले देगा, तो हम लोग ये लिखेंगे। और जो एक समझदार बच्चा रहेगा वो मेनली तो ये लिखेगा और फिर बाद में ये वाला भी ड्रॉ कर देगा। जो परफेक्ट आंसर लिखते हैं वो दोनों को ड्रॉ कर देंगे, बट जरूरी इस चीज को ड्रॉ करना होता है। ठीक है, अब ये ग्राफ कैसे ऑब्जर्व हुआ? इसको ऐसा बनाया गया कि हम लोगों ने ना अलग अलग एटम्स को लिया, मतलब अलग अलग जेड वैल्यू को ली। इस एक्सिस में कौन है? डिफरेंट एटम्स रखे गए हैं, और डिफरेंट एटम्स में कितने न्यूट्रॉन है वो देखा गया, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर करके। तो जैसे मैंने हाइड्रोजन को लिया, एक मैं गाइडिंग लाइन बना रहा हूं, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है ना, एक गाइडिंग लाइन है ये। जैसे मैंने हाइड्रोजन को लिया तो एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन था तो उसको मैंने प्लॉट कर दिया। फिर मैंने हीलियम को लिया, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन थे, उसको प्लॉट कर दिया, है ना। तो पहले पहले तो एटम लोग को ऐसे मैं रखते गया। ठीक है, फिर बाद में देखा मैं कि वो थोड़ा डिविएट होने लग गया है करके, इधर भी है
समझ रहे हो ना, बाद में इधर आने लग गए एटम लोग, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ये सही तरीका नहीं है, मैं बता दूं, ये ग्राफ करेक्ट नहीं है अभी, ये ग्राफ इन्होंने ढंग से नहीं बनाया है। दिस इज द ग्राफ विच आई हैव मेड हियर। कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं बनाने के लिए कि एक गाइडिंग लाइन तुम बनाते हो एट 45 डिग्री, देन यू ड्रॉ टू बेल्ट्स। ये भी गाइडिंग लाइन ही है, ये कोई लाइन नहीं है, ये कोई ग्राफ नहीं है। ग्राफ तो ये है जो मैं अब डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस रीजन के बाहर में एटम नहीं लाई करते, इस रीजन के बाहर में भी एटम लाई करते हैं, इस रीजन के अंदर भी एटम लाई करते हैं, बट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट दोज एटम्स विच हैव n by z रेशियो इक्वल टू 1, है ना, and those atoms which have n by z ratio up to 1.6, they were found to be radioactively stable। देखो मैंने एटम ढूंढा, उनका n by z निकाला, उसको प्लॉट कर दिया, n by z निकाला, दूसरे एटम का प्लॉट कर दिया, इधर भी प्लॉट कर दिया, कहीं कुछ जो इधर है इधर भी प्लॉट कर दिया गया, बट फिर उनके रेडियो एक्टिविटी बिहेवियर को भी देखा गया कि जो मैंने प्लॉट किया वो कैसे बिहेवियर शो करते हैं। तो ये पाया गया कि n by z इक्वल टू 1 से लेकर के जो 1.6 के बीच में है ना, वो रिलेटिवली स्टेबल है, रिलेटिवली, ठीक है। परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इट इज ऑब्जर्व लाइक दिस, ये तो पहले ही पता था हम लोग को कि जैसे हेवियर z की तरफ जाते हैं तो n की क्वांटिटी बढ़ जाती है, पहले ही पता था, ऑब्जर्वेशन से पता था। देयर आर एटम बियॉन्ड दिस ऑल्सो, बट दे आर, ये लोग जो है ना, ये जो इधर लाई कर रहे हैं, ये लोग ज्यादा रेडियो एक्टिव रहेंगे। आर यू गेटिंग इट? सो दोज हु आर लाइंग हियर दे आर मोर स्टेबल। सर हाँ बोल। सर जो 1.6 से 1 के बीच में लाई करते हैं तो वो हाँ रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करते। वो लोग रिलेटिवली कम शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा केमिस्ट्री टाइप लैंग्वेज यूज करना होगा, वो मोर स्टेबल होती हैं, ओके सर। ठीक है। रेयरली शो करेंगे, ऐसा करके बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आगे यार हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक ही टाइप का चीज़ है इसके आगे, ठीक है। तो मैं कुछ होमवर्क दूंगा, उनको करना फिर। आज इतना ही।